वेलकम टू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको बीपीएससी से संबंधित जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैराथन लेकर आ रहे हैं। तो कल हमने आपको क्या कहते हैं प्राचीन भारत की मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हमारी जो वीडियो है वो हम आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की मैराथन कराएंगे, जिसमें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कोई सा भी एग्जाम हो उस सभी के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चंस फंसेंगे। और जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हमने बड़े ही उससे ढूंढ एक साथ आप सभी के लिए लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जो आपका भारत में पहला सफल जो आक्रमण था वो क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंह का शासक कौन था। तो उस समय सिंध का शासक कौन था, राजा दाहिर। नेक्स्ट है कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था। तो जो भारत पर अरब वासियों का जो आक्रमण था उसका मुख्य कारण इस्लाम धर्म का प्रचार और धन को लूटना था। फिर है कि भारत पर अरबों के आक्रमणों का इतिहास किस किताब में मिलता है। तो वो आपकी किताब है चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं और उसकी भाषा अरबी है, चचनामा। ठीक है गाइस, जिस पर अरबों के आक्रमणों का इतिहास प्राप्त होता है उसकी भाषा अरबी है, लेखक उसकी अली अहमद है। ठीक है गाइस, चचनामा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने भारत में गैर मुस्लिम लोगों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो वो थे जिन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, सिंध प्रांत। ठीक है गाइस, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो जो सिंध के राजा दाहिर थे उनकी मृत्यु सेहवान युद्ध में हुई थी। ठीक है गाइस, सेहवान युद्ध में हुई थी। आगे है कि सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। तो सिंध का जो मुल्तान शहर था उसे क्या कहते हैं अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। नेक्स्ट है कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया था। तो 731 में सिंध नदी के किनारे महफूजा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य हुए 712 ईस्वी के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य हुआ 712 का जो युद्ध हुआ था उसे रावर का युद्ध कहते हैं, जो कि राजौर का युद्ध है और इसका परिणाम ये हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई थी। फिर नेक्स्ट है कि अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। ठीक है गाइस, फिर है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कौन था। तो भारत पर सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। फिर नेक्स्ट है कि सुबुक्तगीन कहाँ का शासक था। तो वो गजनी का शासक था। नेक्स्ट है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने 932 में की थी, अल्पतगीन ने। नेक्स्ट है कि गजनी ने के शासन सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पंजाब का शासक कौन था। तो उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। कौन थे, जयपाल थे। नेक्स्ट है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी चला गया था तो कौन रह गया था, मोहम्मद गजनवी 998 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल भारत से धन लूटना ही था। आगे है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में किया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि महमूद गजनी ने 101 में भारत के किस शासक को पराजित किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत को क्या कहते हैं 101 में भारत के पंजाब की राजा जयपाल को हराया था। फिर नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण कौन सा था। तो महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जो कि 1025 में वो आक्रमण किया गया था और ये सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण भी है। फिर है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उस समय जो गुजरात का शासक था वो भीम प्रधान था। ठीक है गाइस, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 17वां कब और किसके खिलाफ लड़ा था। तो जो महमूद गजनवी थे उनका अंतिम आक्रमण 17वां जो कि 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध लड़ा गया था और वही उनका अंतिम
आक्रमण भी था। ठीक है गाइस, तो कब 1027 में जाटों के विरुद्ध उनका अंतिम आक्रमण। फिर नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। तो महमूद गजनवी की मृत्यु आपकी 1030 ईस्वी में हो गई थी। फिर उसके बाद है कि महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था। तो जो महमूद गजनवी था वो यामनी वंश से संबंधित था। फिर नेक्स्ट है कि बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को किन उपाधियों से अलंकृत किया था। तो यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्लाह की उपाधियाँ उन्हें धारण की गई थी। और ये किसने दी थी। तो ये आपको बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को दी थी। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था। तो फिरदौसी और अलवरूनी और उतवी जो ये इतिहासकार थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। ठीक है, फिरदौसी, अलवरूनी और उतवी। फिर है कि शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो जो शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना है वो फिरदौसी ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। फिर आगे है कि तहकीक एक हिंद की रचना किसने की थी। तो तहकीक एक हिंद की रचना आपके अलवरूनी ने की थी। और किताब उल यामनी की रचना उतवी ने की थी, जो कि यामन महमूद गजनवी के साथ आए थे, अलवरूनी और उतवी। ठीक है, तहकीक हिंद अलवरूनी और किताब उल यामनी उतवी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर है कि भारतीय इतिहास से बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है। तो बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक के नाम से महमूद गजनवी को ही माना जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा जो भारत के जो मंदिर थे उन पर आक्रमण किया था। फिर है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। तो वो भी आपका महमूद गजनवी था, जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि भारत में तुर्की स्थापना किसने की थी। तो वो आपकी मोहम्मद गौरी ने की थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण 1175 में किया था। उसके बाद है कि मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम आक्रमण में भारत के किस शासक को पराजित किया था। तो उन्होंने मुल्तान के कर्माती शासक जो कि 1175 में उन्होंने पराजित कर दिया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है गाइस, फिर है कि मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा था। तो वो गोमल दर्रा से होते हुए मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से है। तो मोहम्मद गौरी का जो संबंध है वो है ससवनी वंश से है। किससे, संसवनी वंश से उनका संबंध है। फिर है कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो अहलवाड़ा गुजरात के क्षेत्र पर 1178 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, गुजरात अहलवाड़ा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को 1178 में पूरी तरह पराजित किया था। तो वो आपके भीम द्वितीय थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 1178 में सबसे पहले पराजित किया था। वो भी काफ़ी बुरी तरीके से पराजित किया था, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट है कि जम्मू के शासक चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो वो खसरो मालिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा था। और किसने, तो जम्मू के शासक चंद्रदेव ने। किसे, तो मोहम्मद गौरी को। और किसके विरुद्ध, तो खुसरो मालिक शाह के। फिर क्या है, खुसरो मालिक शाह जो गजनवी वंश से संबंधित था वह भारत के किस क्षेत्र का शासक था। तो वो पंजाब क्षेत्र का शासक था। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और कब, तो 1191 में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं पेपरों में पूछा गया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 तराइन का पहला युद्ध। फिर है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की विजय हुई थी। फिर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किन के मध्य हुआ। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो आपकी मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी, और पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो जो चंदावर का युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। और कब, तो 1194 में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ये युद्ध होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी उनकी डेट पूछ लेगा, तो कौन जीता था कौन हारा था ये पूछ लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि चंदावर के युद्ध को किसने जीता था। तो चंदावर का जो युद्ध था उसे मोहम्मद गौरी ने जीता था, जयचंद को हराकर। आगे है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए गहड़वाल के शासक जयचंद ने ही क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, और चंदावर के युद्ध में क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही हरा दिया था। फिर है कि 1206 में मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटते वक्त भारत का नेतृत्व अपने किस गुलाम को दे दिया था।
जब वो 1206 में मोहम्मद गौरी जब गजनी लौटे थे तो उन्होंने भारत का जो नेतृत्व था वो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिजली को दे दिया था, सौंप दिया था। तभी से गुलाम वंश की क्या कहते हैं स्थापना और शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी के क्या कहते हैं बख्तियार खिजली ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। फिर है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया था? तो जो तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1191-92 में हुआ था जो द्वितीय युद्ध, उसमें क्या कहते हैं उनकी अभूतपूर्व उनकी क्या कहते हैं अभूतपूर्व ने असाधारण वीरता को देखकर उन्होंने क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध और 1192। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे उस पर लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है, अंकित थी, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित थी। फिर नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था, खोखर जाति। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या थी वो खोखरों ने की थी, और कब की थी? तो 1206 में। फिर है कि मोहम्मद गौरी की प्रथम विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो उनका जो प्रत्यक्ष विवरण मिलता है वो आपका तहक़ात-ए-नासिरी और जिसके लेखक मिन्हाज उस सिराज थे। जो ये मुसलमानों के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, मिन्हाज उस सिराज इतने कठिन होते हैं, तहक़ात-ए-नासिरी। फिर नेक्स्ट है कि सल्तनत काल कब तक चला था? तो जो आपका सल्तनत काल था यानी कि गुलाम वंश वो आपका 1206 से 1236 तक चला था। फिर है कि सल्तनत काल के 360 वर्षों के इतिहास में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। एक था आपका गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला, खिजली वंश आपका 1290 से 1320 तक चला, फिर तुगलक वंश आपका 1320 से 1413 तक चला, और सैयद वंश आपका 1414 से 51 तक चला, फिर लोधी वंश आपका 1451 से 1526 तक चला, और 1526 के बाद आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया था। ठीक है गाइस। फिर आगे है कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश आपका गुलाम वंश था। ठीक है गाइस, यानी कि दास वंश। आगे है कि गुलाम वंश ने भारत पर कब से कब तक शासन किया था? तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक आपका भारत पर शासन किया था। फिर है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कब की थी? तो वो आपकी 1206 में की थी। फिर है कि कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर को स्थापित की थी। फिर आगे है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इसका निर्माण कार्य जो पूरा किसने करवाया? तो वो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। फिर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था? तो उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या कहते हैं कुतुब मीनार का निर्माण करवाना आरंभ किया था, और किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आगे है कि भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है गाइस। और जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं इसलिए जल्दी करा रही हूँ क्योंकि 500 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, और कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए ये आपको कराया जा रहा है। क्योंकि डीपली अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं दिया है सरकार ने, क्योंकि 25 तक आपके आवेदन होंगे और 7-8 तारीख में आपका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप डीपली किसी चीज़ को पढ़ें। तो बस हम आपके लिए मैराथन का इंतजाम कर रहे हैं। जो मैराथन है उसमें एक वीडियो में आपकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होती है, उसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो वो आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाता है। चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन की जो ऐबक थे उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। फिर है कि दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कौन सा? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है कि गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? तो जो चौगान खेलते समय जो घोड़े से गिरकर जिन मृत्यु हुई थी तो वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। और कब? तो 1210 में। इन्होंने केवल 4 वर्ष ही शासन कर पाया था। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। फिर है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थापित है? तो जो कुतुबुद्दीन थे उनका मकबरा लाहौर में स्थापित है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो अगला उत्तराधिकारी उनका आराम शाह था। जो कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद अगला जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। आराम शाह के अयोग्य सिद्ध होने के पश्चात किसने गुलाम वंश का शासन किसने संभाला था? तो इल्तुतमिश ने संभाला था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या कहते हैं? दामाद थे। और इन्हें जो इल्तुतमिश है उन्हें गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश से क्या संबंध था? तो वो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कैसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर है कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा? तो उनका शासनकाल है वो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था, यानी कि 26 वर्ष रहा था। फिर नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो जो इल्तुतमिश थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो वो बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है गाइस, बदायूं के सूबेदार थे। अब आगे है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली को क्या कहते हैं? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली। फिर है कि इक्ता प्रणाली की प्रारंभ किसने किया था? तो इक्ता प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो इल्तुतमिश ने किया था। फिर उसके बाद है कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा गया था? तो वो इक्ता प्रणाली कहा गया था। और इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। फिर है कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था जिसे क्या कहा जाता था? उसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता था। 40 तुर्क सरदारों का जो दल था उसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपकी इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? जो इक्ता प्रणाली भूमि प्रदान से संबंधित है। फिर है कि भारत में किसे गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। फिर है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने कराया था? तो ये भी आपका इल्तुतमिश ने कराया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको कैसे भी नहीं भूलना, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टंका और जीतल किसने चलवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने चलवाया था। फिर है कि टंका या जीतल किस किस धातु के थे? तो जो टंका था वो आपका चांदी का था और जीतल आपका तांबे का था। ठीक है गाइस, फिर एक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। और शुरू किसने कराया था? तो शुरू आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने इसे ख़त्म कराया था। फिर है कि सबसे पहले युद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जो थे वो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान के किस कबीले से? इल्वरी तुर्क कबीला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने किसी से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वो बगदाद के खलीफा से उन्होंने 1229 में सुल्तान की क्या कहते हैं पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। फिर है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। फिर है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। फिर है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक क्या कहते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज बना था 1236 में। ठीक है गाइस, आगे है कि अयोग्य होने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज को उसने गद्दी से हटाया गया था और रजिया सुल्तान को 1236 में उस क्या कहते हैं सिंहासन पर बैठा दिया गया था। तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम रजिया सुल्तान महिला शासिका थी। फिर है कि किस महिला शासिका ने पर्दा प्रथा का विरोध तथा पुरुषों की भांति पोशाक पहनने का शुरुआत किया था? तो वो भी आपकी रजिया सुल्तान थी। और जो ये रजिया सुल्तान है ये क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली की ऐसी कौन सी महिला शासिका थी जो सबसे पहले और अंतिम बार क्या कहते हैं मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठी थी और अपना हुक्म चलाया था? तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। और जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था और पुरुषों की तरह ही रहना और पोशाक पहनना उन्होंने शुरुआत की थी। तो इसीलिए क्या कहते हैं इनका विरोध भी काफ़ी किया गया था और ये 4 वर्ष भी क्या कहते हैं अपना शासन नहीं चला पाई थी। तो ये इसकी शुरुआत किसने की थी? तो रजिया सुल्तान ने की थी। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन जो रजिया सुल्तान से संबंधित है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि रजिया सुल्तान ने पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए किसी से विवाह किया था? तो उन्होंने पुनः सिंहासन प्राप्त करने के लिए बठिंडा के राज्यपाल अल-तुनिया से विवाह किया था। बठिंडा के राज्यपाल अल-तुनिया से विवाह किया था। फिर है कि कैथल के पास कुछ लुटेरों ने रजिया की हत्या कर दी थी। तो कब की थी? तो वो 1240 में कैथल के पास कुछ लुटेरों ने रजिया की हत्या कर दी थी। फिर है कि रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का
अगला शासक बहराम शाह बना था। फिर है कि बलबन ने षड्यंत्र द्वारा किसे 1246 में सुल्तान बनाया था। तो वो रजिया जो बलबन थे उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा नसरुद्दीन महमूद को बलबन का दामाद था उसे क्या कहते हैं राजगद्दी पर बिठा दिया था। फिर है कि गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो वो था नसरुद्दीन महमूद। कैसा? टोपी सीकर। ठीक है गाइस। आगे है कि नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद दिल्ली का शासक बलबन बना था। ठीक है। और जो नसरुद्दीन मोहम्मद थे वो क्या कहते हैं बलबन के दामाद भी थे। फिर है कि बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो वो 1266 से 1286 तक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा था और नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो उनका बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। और इनका किस नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये गयासुद्दीन बलबन के नाम पर क्या कहते हैं गद्दी पर बैठा था 66 से 86 तक। फिर है कि बलबन आरंभ में किस दल का सदस्य था। तो बलबन जो था वो चहलगामी दल का यानी 40 तुर्कों के सरदार का दल का सदस्य था। ठीक है गाइस। फिर है कि बलबन को उल्लुग खां की उपाधि किसने दी थी। तो बलबन को उल्लुग खां की जो उपाधि थी वो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। फिर है कि राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो राज्य में दैवीय राजत्व का जो सिद्धांत था वह बलबन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम आगे की श्रृंखला भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम आपको बता दें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार बलबन ने अपने आप को जिल्ले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया था। तो वो उन्होंने दैवीय राजत्व का सिद्धांत में उसने खुद को जिल्ले इलाही बताया था। फिर नेक्स्ट है कि राज दरबार में सजदा और पावोस की प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये प्रथा भी आपकी बलबन ने शुरू की थी और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। सजदा और पावोस की प्रथा किसने स्टार्ट की थी। तो बलबन ने। नेक्स्ट है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया था। तो वो उन्होंने किसका नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था। किसने? बलबन ने। और ये किस पर आधारित था। तो ये आपका फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था। नेक्स्ट है कि विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। फिर नेक्स्ट है कि बलबन के दरबार में फारसी के कौन कौन प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन फारसी के प्रसिद्ध कवि थे और ये किसके दरबारी थे। तो बलबन के। नेक्स्ट है कि 40 सरदारों के दल तुर्क चहलगानी का विनाश किसने किया था। तो ये भी बलबन ने किया था। 40 सरदारों का दल स्टार्ट किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने और इसके विनाश बलबन ने। नेक्स्ट है कि सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की थी। तो सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट है कि बलबन का पुत्र मोहम्मद खां किससे लड़ता हुआ मारा गया था। तो वो मारे गए थे मंगोलों से लड़ाई के दौरान। जो बलबन का पुत्र था मोहम्मद खां वो आपका मारा गया था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में बलबन के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो तैमूर खां के नेतृत्व में क्या कहते हैं बलबन ने आक्रमण किया था। फिर है कि बलबन की मृत्यु कब हुई। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। फिर है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। फिर है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके खिजली वंश की स्थापना किसने की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जो थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने की थी। फिर है कि जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने खिजली वंश की स्थापना कब की थी। तो 13 जून 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। फिर है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो किलोखरी में स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो जो खिलजी वंश था आपका उसने सबसे कम समय तक शासन किया था वो भी 30 वर्ष 1290 से 1320 तक उसने शासन किया था। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी वो भी राज सिंहासन पाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कब से कब तक दिल्ली का सुल्तान बना था। तो वो आपका 1296 से 1316 तक क्या कहते हैं दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये जो आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी वाला ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो सबसे कम मंगोल आक्रमण जो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो आपके हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइमिंग पर हुए थे। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम
अलीगुर सब था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। इसमें प्रथम सुल्तान केवल प्रथम सुल्तान नहीं बल्कि जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। फिर दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सेना को नगद वेतन दिया था, तो वो भी आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी, तो स्थायी सेना का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये भी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद है कि किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था, तो ये भी आपका क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका स्टार्ट किया था। फिर है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, तो उसे क्या मलिक काफूर को भेजा था। फिर नेक्स्ट है कि हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मलिक काफूर को ही हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्हें 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। फिर है कि तेलंगाना अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था, तो वो उन्हें क्या कहते हैं कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने कोहिनूर जो हीरा था वो मलिक काफूर को भेंट स्वरूप दिया था। फिर है कि दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास व जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक जो था वो रामचंद्र देव थे। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी, तो वो जफर खां की। और जफर खां किसके क्या कहते हैं सेनापति थे, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। फिर है कि अमीर खुसरो किसका राज दरबारी कवि था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि थे। फिर है कि किसे तूतीय हिंद कहा जाता है यानी कि भारत का तोता, तो वो भी आपका अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी आपका अमीर खुसरो को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की कहानी का आधार बनाकर पद्मावत नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो जो पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है और इस पर एक मूवी भी बनी है। फिर है कि बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरू की थी, तो जो बाजार विनिमय प्रणाली थी वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो वो आपके तारीख ए अलाई से मिलती है जिसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख ए फिरोजशाही से प्राप्त होती है। तो तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी है, तो वो आपकी बरनी के द्वारा लिखी गई है। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, तो राय रायन की जो उपाधि थी वो रामचंद्र देव को दी गई थी। फिर है कि दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था, तो जो आपके अमीर खुसरो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का क्या कहते हैं शासनकाल देखा था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो घड़ी या फिर गृह कर जो लगाने वाला प्रथम सुल्तान आपका अलाउद्दीन खिलजी था। फिर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया था, तो वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो जो इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न है वो आपका अलाई दरवाजा को कहा जाता है। फिर है कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था, तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर है कि किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए शाहीनी की उपाधि दी थी या फिर कहा था, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। नेक्स्ट है कि जलोदर रोग से ग्रस्त होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हुई थी और कैसे हुई थी, तो जलोदर रोग के कारण। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन खिलजी वंश का अगला शासक बना था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक जो खिलजी थे वो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके शासक के रूप में क्या कहते हैं आगे बढ़े थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की थी, तो खलीफा उल्लाह की जो उपाधि धारण की थी वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपन धारण की थी। फिर नेक्स्ट है कि 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी, तो वो खुसरो खां ने की थी जो कि उनका
प्रधानमंत्री था उसने 1320 में उनकी मृत्यु कर दी थी। फिर है कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी, तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि खुसरो खां इनका निक नेम है, वो क्या कहते हैं, दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां शाह की जो 1320 में हत्या किसने की थी, तो उनकी जो हत्या थी वो गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो जो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजी मलिक की कब उनकी हत्या की थी, तो 1320 में उनकी हत्या कर दी थी। फिर है कि खिलजी वंश का अंत कर किसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और कब, तो 1320 में की थी। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, तो 29 बार मंगोलों के आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था, तो वो पंजाब के सूबेदार थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वो पंजाब के सूबेदार थे। फिर आगे है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने कराया था, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो कुएं एवं नहरों का जो निर्माण था वो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। फिर है कि बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे यह संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुँचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे, तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को ये संदेश भेजा था कि उनके पहुंचने से पहले वो दिल्ली को छोड़ दें। फिर है कि निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी, तो ये जो चेतावनी थी कि दिल्ली अभी दूर है ये गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया था, तो ये भी आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था और उस नगर का नाम क्या था, तो उस नगर का नाम था तुगलकाबाद। ठीक है गाइस। फिर आगे है कि गुलाम वंश के किस सुल्तान की मृत्यु लकड़ी के महल गिरने पर हुई थी, तो लकड़ी के महल गिरने पर क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कारण क्या बना था, तो लकड़ी का महल, जब लकड़ी का महल गिर गया था तो वो उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु जो थी वो 1325 में हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अगला सुल्तान कौन था और कब बना था, तो जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहते हैं, जूना खां, जिसका निक नेम था जूना खां, उनको सिंहासन पर बैठाया गया था और कब, तो 1325 में। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के थे उनका वास्तविक नाम जूना खां था। फिर है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था, तो उल्लूक खां की उपाधि देकर मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित कर दिया गया था। फिर है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान कौन सा था, तो सबसे शिक्षित और विद्वान जो सुल्तान था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि तुगलक वंश के किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर उसका नाम दौलताबाद रखा था और 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, तो वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था और अपनी राजधानी भी दौलताबाद को बना लिया था। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी, तो 1327 में उन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई थी और 1335 में दोबारा से उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली थी। फिर है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनको क्या कहते हैं, जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, विरोधाभास बताया गया है। फिर है कि आगे है कि किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था, तो वो ज़ियाउद्दीन वर्नी ने क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, तो तांबे और पीतल के सिक्के आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टंकन मुद्रा बनवाई थी, तो वो चीन देश से प्रेरणा लेकर उसने क्या कहते हैं, टंकन प्रणाली स्टार्ट की थी। फिर है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, यानी कि टंकन का जो था टोकन करेंसी
तो उसका जो प्रचलन था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो दीवान-ए-अमीर कोही का निर्माण क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और वो भी कृषि के विकास के लिए। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के तहत मध्य एशिया के खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार किया था? तो खुरासान अभियान में उन्होंने खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार किया था। फिर है कि खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग कितने सैनिक मारे गए थे? तो लगभग 3,70,000 सैनिक मारे गए थे। फिर है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था? तो वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने होली जैसे त्यौहार सार्वजनिक त्यौहार में भाग लिया था। फिर है कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। फिर नेक्स्ट है कि इब्न बतूता कब भारत की यात्रा पर आया था? तो 1333 में इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तक रेहला किसने लिखी थी? तो वो किसने लिखी थी? तो वो भी आपकी इब्न बतूता ने लिखी थी। कौन सी? रेहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक को। और किसे? तो इब्न बतूता को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में किस व्यक्ति को चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो चीन का राजदूत इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था 1342 में। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये क्या कहते हैं, बदायूं ने कहा था। बदायूं ने क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका कौन सा चचेरा भाई दिल्ली का अगला सुल्तान बना था? तो जो फिरोज शाह तुगलक थे वो अगले सुल्तान बने थे। फिर है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था और लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा? तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी और वो भी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार विभाग और एक दान विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही रोजगार विभाग और दान विभाग की व्यवस्था की थी। आगे है कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए कौन सा तुगलक शासक प्रसिद्ध है? तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक ही प्रसिद्ध है सबसे बड़े नहरों का निर्माण कराने के लिए। फिर है कि मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही मंगवाया था और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो वो भी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिर है कि हक-ए-सर्व यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक थे। और सिंचाई कर कौन सा था? तो हक-ए-सर्व। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप काफ़ी अंडरलाइन करके रखना। फिर नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो नए सिक्कों का प्रचलन किया था? तो उन्होंने अद्धा और विख दो नए क्या कहते हैं सिक्कों का प्रचलन किया था। तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिर है कि फारसी में लिखित आत्मकथा फुतूह-ए-फिरोज़शाही की रचना किसने की थी? तो वो आपकी क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक दास थे? तो वो आपकी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा दास थे और कितने? तो लगभग 1,80,000 जो दास थे वो आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही थे। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो उन्होंने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगाह की व्यवस्था की थी। ठीक है गाइस, दीवाने बंदगाह फिरोज शाह तुगलक। फिर है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था और शुरुआत कुतुब मीनार ने कराई थी और उसका जो समाप्ति का निर्माण था पूरा कार्य वो इल्तुतमिश ने करवाया था और उसकी जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो आपकी क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है गाइस, फिर है कि फिरोज शाह हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगरों की स्थापना किसने की थी? तो फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाई थी। ठीक है गाइस, आगे है कि किस शहर को
सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है। तो जो जौनपुर था वो क्या कहते हैं, सिराजे हिंद के रूप में जौनपुर को जाना जाता था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी मंदिर से किसने 1300 पुस्तकों को लूटा था। तो जो ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 पुस्तकों को लूटा था तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है गाइस, अब आगे है कि ज्वालामुखी मंदिर से लूटी गई 300 पुस्तकों का किसने फारसी में अनुवाद किया था। तो वो आपके उपाउद्दीन थे। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपाउद्दीन ने ज्वालामुखी मंदिर से लूटी हुई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था और 1300 पुस्तकें थीं। आगे है कि आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। तो सल्तनत काल का अकबर जो है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। कैसे, तो आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का जो अकबर है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। आगे है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन था अंतिम शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। तो वो आपके थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक, क्या कहते हैं, उनके शासनकाल में तैमूर ने भारत को लूटा था या आक्रमण किया था। फिर है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने। फिर है कि सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो तुगलक वंश के जो सुल्तान थे उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि तैमूर लंग ने भारत से लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों जैसे लाहौर, मुल्तान, दिल्ली आदि का प्रशासन किसको सौंप दिया था। तो खिज्र खां को सौंप कर वो चले गए थे। कौन? तैमूर लंग। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने खिज्र खां को, क्यों वो चले गए थे। फिर है कि खिज्र खां किसका सेनापति था। तो वो तैमूर लंग का सेनापति था, जिसे क्या कहते हैं, वो दिल्ली की सल्तनत को तैमूर लंग खिज्र खां को सौंप कर गए थे। फिर है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी वो खिज्र खां ने की थी 1414 में। 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था। तो वो आपका सैयद वंश था। फिर है कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने की बजाय कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने रैयत ए आला यानी कि राज्य का प्रतिनिधि नामक उन्होंने क्या कहते हैं उपाधि धारण की थी। तो वो मात्र एक सुल्तान है, वो कौन है? खिज्र खां। ठीक है गाइस, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे एकमात्र शासक थे। फिर है कि खिज्र खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अगला शासक कौन बना था। तो मुबारक शाह खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह क्या कहते हैं सैयद वंश का अगला शासक बना था। फिर है कि प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन सरहिदी किसके दरबार में रहते थे। तो याहिया बिन सरहिदी ये आपके मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे। फिर है कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये भी आपके याहिया ही हरहिंद ने ही लिखी थी। फिर है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो थे वो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। फिर है कि सैयद वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो वो सैयद वंश के बाद था आपका लोधी वंश। फिर है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो लोधी वंश की स्थापना थी वो आपकी बहलोल लोधी ने 1491 में की थी। फिर है कि दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन था। तो जो लोधी वंश था वो आपका अफगान वंश था और ये कब तक शासन चला था। तो आपका 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल चला था। फिर है कि बहलोल लोधी के बाद अगला सुल्तान कौन बना था। तो बहलोल लोधी के बाद अगला सुल्तान आपका निजाम खान बना था। फिर है कि निजाम खान किस उपाधि को धारण करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करने के बाद जो निजाम खान थे वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। फिर है कि आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। फिर है कि सिकंदर लोधी ने आगरा को कब राजधानी बनाया था। तो 1506 में उन्होंने आगरा को राजधानी बना लिया था। फिर है कि भूमि मापने के लिए गज या सिकंदरी पैमाने की किसने चलाया था। तो गज या सिकंदरी जो आपका भूमि नापने वाला जो पैमाना था वो सिकंदर लोधी ने चलाया था। फिर है कि सिकंदर लोधी ने किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी थी। तो गुलरुखी नाम किससे उन्होंने फारसी में कविताएं लिखी थी। फिर है कि मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से किसने प्रतिबंध लगाया था। तो वो भी आपका सिकंदर लोधी ने ही लगाया था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अगला शासक कौन बना था। तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी क्या कहते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक बना था। फिर है कि इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो जो घटोली का युद्ध था वो आपका इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के मध्य हुआ था और ये आपका जो युद्ध था वो 1517 में इब्राहिम लोधी
1517 में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा उनकी विजय हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो बाबर को आमंत्रित किया था। किसने? दौलत खान लोदी ने और आलम खान ने। नेक्स्ट है कि 1526 में बाबर और दौलत खान और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानी का जो प्रथम युद्ध था आपका 1526 में, वो इन लोगों के बीच में लड़ा गया था। फिर है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब? तो 1526 में लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर है कि लोदी वंश का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? तो पानी के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 के बाद लोदी वंश का अंत हो गया था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। फिर है कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रथा का अंत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा का अंत कर दिया था। फिर है कि सल्तनत काल में कौन एकमात्र शासक था जिसने एक हिंदू रत्न सिंह का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने रत्न सिंह को क्या कहते हैं? राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है कि मध्यकाल में स्थापित होने वाले प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य था वो मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो आपकी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में दक्षिण में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो वो आपका विजयनगर का उदय हुआ था 1336 में। आगे है कि 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने अपने राजवंश का नाम क्या रखा था? तो उन्होंने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा था। नेक्स्ट है कि विजयनगर की स्थायी राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो विजयनगर की स्थायी राजधानी थी वो आपकी हम्पी में स्थापित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरिहर और बुक्का ने किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विद्यारण की क्या कहते हैं प्रेरणा से उन्होंने हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो वो आपके 4 वंशों ने शासन किया। एक संगम वंश, फिर सालुक वंश, फिर तलुक वंश, फिर अरविंदु वंश। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो संगम वंश का प्रथम शासक आपका हरिहर प्रथम थे। और फिर होयसल राज्य को विजयनगर राज्य में किसने मिलाया था? तो वो भी आपके हरिहर प्रथम ने वो मिलाया था। फिर है कि संगम वंश के किस शासक ने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था? तो जो बुक्का प्रथम थे उन्होंने मदुरई को जीतकर संगम वंश में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठायक की उपाधि धारण की थी बुक्का ने। ठीक है गाइस, और क्यों? तो वैदिक धर्म की प्रोत्साहन के लिए। फिर नेक्स्ट है कि इटली का यात्री इकोलो कांटी ने किस संगम शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो वो उन्होंने देवराय प्रथम 1420 में यात्रा पर आए थे। कौन? निकोलो कांटी। ठीक है, जो कि इटली के यात्री थे। फिर है कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो वो आपके हरिहर बुक्का थे। फिर है कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फिर है कि एक अभिलेख में किसे हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो देवराय द्वितीय को क्या कहते हैं? हाथियों का शिकारी कहा गया है। फिर है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? तो देवराय द्वितीय के वो दरबारी कवि थे। कौन? तेलुगु कवि श्रीनाथ। फिर है कि हर विलासम की रचना किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि ने की थी? तो वो भी आपके श्रीनाथ ने की थी, हर विलासम। फिर है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो आपके अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। फिर है कि शालूब वंश की स्थापना किसने की थी? तो शालूब वंश की जो स्थापना थी वो नरसिंह शालूब ने की थी, वो भी 1485 में। ठीक है, फिर आगे है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो आपकी वीर नरसिंह ने 1505 में की थी। फिर है कि तुलुक वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो कृष्णदेव राय थे। फिर है कृष्णदेव राव तो वो तुलुक वंश का कब से कब तक शासक रहा था? तो वो 1509 से 1529 तक रहा था। फिर है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक बताया गया था। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि यानी कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? तो वो भी आपके कृष्णदेव राव के दरबार में ही रहा करते थे, अष्टदिग्गज।
सूरज। फिर है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय के जो शासनकाल था उसे क्लासिक युग कहा जाता है। फिर है कि कृष्णदेवराय ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो कृष्णदेवराय ने आंध्र पितामह और आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज यानी कि कृष्णदेव राव। फिर आगे है कि हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो भी आपका कृष्णदेवराय ने ही कराया था और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पारस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो जो पुर्तगाली यात्री थे वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में आए थे। फिर है कि कृष्णदेव राय का दरबारी कवि कौन था? तो तेनालीराम, जो पांडुरंग महात्म्य की रचना है उनकी तेनालीराम, वो ही उनके दरबारी कवि थे। फिर है कि तेलुगु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव तेलुगु वंश के अंतिम शासक थे। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध बना था? तो जो तालीकोट का ये जो युद्ध हुआ था 1565 में, वो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी बना था और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि तालीकोट का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो विजयनगर और दक्षिण के 4 राज्यों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1565 में और ये विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बना था। फिर है कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण के 4 राज्यों के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो आपके अली आदिल शाह कर रहे थे। फिर है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय विजयनगर का नेतृत्व कर रहे थे। फिर आगे है कि दक्षिण में 4 राज्य कौन कौन से थे जिन्होंने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन 4 राज्यों ने क्या कहते हैं मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। फिर है कि विजयनगर पर तुलुप वंश के बाद किस वंश ने शासक किया था? तो अरविंदो वंश ने क्या कहते हैं तुलुप वंश के बाद शासक किया था। फिर है कि तुलुप वंश के अंतिम शासक को हराकर किसने विजयनगर में अराविंदु वंश की स्थापना की थी? तो वो थे तिरुमल। तो अब तुलुप वंश के अंतिम शासक कौन थे? तिरुवल। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था? तो विजयनगर साम्राज्य में पगोड़ा मुद्रा का प्रचलन था, पगोड़ा। फिर आगे है कि विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। आगे है कि सल्तनत काल के किस शासक के समय महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में की थी। फिर है कि हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो जो हसन गंगू थे वो अलाउद्दीन हसन अहमद बहमन शाह की उपाधि धारण करके वो बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। फिर है कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा इसकी राजधानी थी और इसकी राजभाषा क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। और बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विदेशियों को स्थायी रूप से आमंत्रित किया था? तो वो थे ताजुद्दीन फिरोज ने। ठीक है गाइस। फिर है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? तो वो थे सहेबुद्दीन अहमद प्रथम, जिन्होंने गुलबर्गा से हटाकर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर है कि बहमनी साम्राज्य के किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवा आया था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में ईरानी यात्री महमूद गवा आया था। फिर है कि बहमनी के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो बहमनी महमूद शाह को कहा जाता है। फिर के मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा पर आया था? तो वो आपके निकितन आए थे, वो भी 1470 में। फिर है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। फिर है कि बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? तो बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम हुड़ था, हुड़। फिर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है कि बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बट गया था? तो 5 स्वतंत्र राज्यों में ये बट गया था और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की थी, वो भी 1490 में। फिर है कि अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी, वो भी 1490 में। फिर है कि अहमदनगर को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है कि बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो
बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी 1526 में। फिर है कि बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। फिर है कि गोल गुम्बद में बीजापुर के किस शासक का मकबरा है? तो वो आपका अहमद अली शाह का मकबरा है बीजापुर में। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, जो गोल गुम्बद में बीजापुर है, जो कि गोलकुंडा कहा जाता है बीजापुर, वो आपका अहमद अली शाह ने करवाया था। फिर है कि बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो थे औरंगजेब, जिन्होंने 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा में कुतुब शाही की वंश की स्थापना कुली कुब्बत शाह ने की थी। कुली कुब्बत शाह ने 1512 में। फिर है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपका गोलकुंडा कर्नाटक से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि चार मीनार हैदराबाद का निर्माण गोलकुंडा के किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद कुली कुबुत शाह ने चार मीनार हैदराबाद का निर्माण कराया था, चार मीनार का। ठीक है गाइस, किसने? मोहम्मद कुली कुबुत शाह ने। फिर है कि गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य से अलग किया था या फिर मिलाया था? तो वो आपके औरंगजेब थे, जिन्होंने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1687 में। फिर है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुबुत शाह ने की थी। फिर है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं? तो वो आपको जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि जौनपुर पर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर पर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। फिर है कि अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? तो वो आपके इब्राहिम शाह द्वारा 1408 में अटाला मस्जिद को हटाकर, क्या कहते हैं, वो मंदिर को हटाकर अटाला मस्जिद बनवा दिया था। फिर है कि लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपका मोहम्मद शाह ने करवाया था। फिर है कि कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना सुहादेव ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो शाह मीर द्वारा 1339 में की गई थी। फिर है कि कश्मीर के मुस्लिम वंश से संबंधित किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो वो थे जैन उल आबदीन, जो कि कश्मीर के अकबर कहलाया करते थे, जैन उल आबदीन। फिर है महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो वो भी आपका जैन उल आबदीन ने ही करवाया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो वो अकबर थे, जिन्होंने 1588 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है कि अपने राज्य में मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था? तो जैन उल आबदीन को ही मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के कारण हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंत था वो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया था। फिर है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी वंश के अंत के बाद भारत में किसने शासन किया था? तो जब लोधी वंश का जब अंत हो गया था तो उसके बाद मुगलों ने भारत पर क्या कहते हैं, शासन किया था। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो बाबर थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर है कि मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो वो आपका 1526 से 1857 तक आपका मुगल शासन चला था। फिर है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। फिर है कि भारत जो बाबर था उसका जन्म कब हुआ था? तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। और जो बाबर कब फरगान की गद्दी पर बैठा था? तो वो 1494 में, क्या कहते हैं, फरगान की गद्दी पर बैठ गए थे। फिर बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? तो जो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पर जो 1519 में, क्या कहते हैं, बाबर का पहली बार भारत के विरुद्ध अभियान किया गया था। फिर है कि बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। फिर है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये दोनों ही आक्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। फिर है कि खानवा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जब खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था तो उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। फिर है कि किस मुगल
शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर है कि किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर कहा करते थे? तो बाबर को कलंदर कहा जाता था। फिर है कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो आपकी फारसी थी। ठीक है गाइस। फिर है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा उसकी रचना किसने की थी? तो बाबर ने ही की थी। और किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। ये काफ़ी क्या कहते हैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। फिर है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो जो बाबरनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? तो वो बाबर को कहा जाता है, क्योंकि बाबर ने काफ़ी बाग लगाए थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। फिर है कि मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो क्या कहते हैं, जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। और ये पहला ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल पर लड़ा गया था। और ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में। फिर है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किस अफगान शासक को पराजित किया था? तो महमूद लोदी को। फिर है कि किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा कहा था? तो बाबर ने कहा था। फिर है कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में वो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। और युद्ध जितने भी होते हैं वो बाकी आपके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर है कि बाबर के सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो जो बाबर था वो नक्शबंदी का क्या कहते हैं अनुयायी था। फिर है कि बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो जो बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 में हुई थी। फिर है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अशकनी और हिंदाल। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं जो था बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। फिर है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का क्या कहते हैं सूबेदार था। फिर है कि हुमायूं का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। फिर है कि हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1531 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध हुआ था, दोहरिया। फिर है कि 1533 में दीन पनाह नामक एक नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। फिर है कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह के मध्य। और चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खान ने कौन सी पदवी धारण की ली थी? तो जब चौसा का युद्ध उन्होंने जीत लिया था तो शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। फिर है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेर शाह के मध्य 1540 में लड़ा गया था। और गाइस जितने भी ये युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अंडरलाइन कर बिल्कुल रट लीजिएगा। फिर है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया था? तो वो बिलग्राम का युद्ध था और कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था। उसके बाद शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर है कि बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था? तो हुमायूं सिंध में चला गया था। फिर है कि हुमायूं ने किस युद्ध के पश्चात पुनः दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया? तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में, तब उन्होंने क्या कहते हैं दोबारा से दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया था। फिर है कि सरहिंद का युद्ध 1555 में किसके मध्य हुआ था? तो वो आपका हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूर के साथ हुआ था। फिर आगे है कि हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनकी मृत्यु पुस्तकालय से गिरकर हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या कहते हैं चौगान खिलते समय हुई थी। तो वो कौन थे? तो शेर मंडल पुस्तकालय, और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर है कि हुमायूं की जो जीवनी थी हुमायूंनामा, उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा गया है। फिर आगे है कि अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? तो अमरकोट के जो राणा वीर साल थे उन्होंने क्या कहते हैं हुमायूं को शरण दी थी। फिर है कि कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो जो हुमायूं था वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था क्योंकि वो काफ़ी बेहतरीन ज्योतिषी भी था। तो जो बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो शेर शाह सूरी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली क्या कहते हैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। फिर आगे है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो
इनके बचपन का नाम फरीद खां था। फिर है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने उन्हें क्या कहते हैं, शेर खां की उपाधि दी थी, शेर शाह की। फिर आगे है कि बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना कर दिया था। फिर आगे है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि जीटी रोड आपके किसने बनवाई थी? तो वो भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाई थी। फिर है कि शेर शाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो वो लाहौर से पूर्व बंगाल को आपस में जोड़ता है। फिर है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। फिर है कि किस अभियान के समय शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? तो जो कालिंजर अभियान था 1545 में, उसमें शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो आपके शेर शाह सूरी के समकालीन थे। फिर आगे है कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो जो भारत में डाक प्रथा की जो प्रचलन हुआ था वो भी आपका शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। फिर है कि हुमायूं ने 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद किसे युवराज घोषित किया था? तो अकबर को उन्होंने युवराज घोषित कर दिया था। फिर है कि अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था। ठीक है गाइस, अब आगे है कि अकबर का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो जो अकबर का जन्म है वो आपका 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो अकबर को 9 वर्ष की आयु में गजनी था वहाँ का सूबेदार बनाया गया था। फिर है कि बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? तो जो बैरम खां थे वो 4 वर्ष यानी कि 1556 से लेके 1560 तक क्या कहते हैं, अकबर के संरक्षक रहे थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा था? तो अकबर जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से क्या कहते हैं, वो उपाधि को लेकर गद्दी पर बैठा था। फिर है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर है कि अकबर ने किस सेनापति की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था? तो अकबर ने बैरम खां की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था, और जो बैरम खां थे वो उनके सेनापति थे। फिर है कि हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो हेमू विक्रमादित्य थे वो आपके सूर शाह आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे, सूर शाह आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि 1564 में अकबर ने किस कर को समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर है कि बैरम खां की मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी थी? तो जो आपके मुबारक खां थे उन्होंने बैरम खां की हत्या कर दी थी। फिर है कि अकबर ने हरम दल से पूर्णतः स्वयं को कब मुक्त किया? तो अकबर ने हरम दल से खुद को 1562 में दूर कर लिया था, यानी कि मुक्त कर लिया था। फिर है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था जो आपका 18 जून 1576 को हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की तरफ से मान सिंह और उधर सेकंड की साइड से आसफ खान ने किया था नेतृत्व। ठीक है, इस सेना का किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने। फिर है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना तथा उसे राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान को क्या कहते हैं, अपनी राजधानी बनाया था। फिर है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। फिर है कि दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना भी आपकी अकबर ने 1582 में की थी, दीन ए इलाही। फिर है कि कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो भगवान दास और कासिम खान को कश्मीर विजय अभियान पर अकबर ने भेजा था। फिर है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो आपके बीरबल थे। ठीक है गाइज, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो आपके बीरबल थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो आपका टोडरमल को दिया जाता था, भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल। फिर है कि अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो वो शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। कौन? टोडरमल।
फिर आगे है कि दह-साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो जो दह-साल बंदोबस्त व्यवस्था थी वो आपकी टोडरमल ने 1580 में लागू की थी। फिर है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे, तो वो भी आपके अकबर के दरबारी थे। फिर है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो अब्बुद इस्मत अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। फिर है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद आगे है कि भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो भागवत पुराण का जो अनुवाद था वो आपका टोडरमल ने किया था। फिर है कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी, तो वो भी अकबर के समय में शुरू हुई थी। फिर है कि मुगलों की राज की भाषा कौन सी थी, तो वो आपकी फारसी थी। फिर नेक्स्ट है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था, तो अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम जहांगीर की प्राप्ति हुई थी, तो वो उन्हें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से प्राप्त हुए थे, इसीलिए उनका नाम सलीम भी रख दिया गया था। फिर आगे है कि सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 में राज सिंहासन पर बैठे थे, तो जहांगीर के नाम पर वो 1605 में राज सिंहासन पर बैठे थे। फिर है कि जहांगीर के गुरु कौन थे, तो जो जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो कि उनके मुँह बोले भाई भी थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी, तो 12 आदेशों की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि जहांगीर के किस पुत्र ने 1606 में विद्रोह कर दिया था, तो जो जहांगीर के पुत्र खुसरो थे उन्होंने 1606 में विद्रोह कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो जो भैरावल का युद्ध हुआ था 1606 में, वो जहांगीर और उनके पुत्र खुसरो के मध्य हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने खुसरो को सहायता और आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी, तो अर्जुन देव को क्या कहते हैं, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उन्होंने जहांगीर ने उन्हें फांसी दिलवाई थी। और क्यों, तो खुसरो की सहायता करने के कारण। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है कि राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी, तो जो राजकुमार खुसरो थे उनकी हत्या खुर्रम यानी कि शाहजहां ने करवाई थी, और वो उनके छोटे भाई भी थे। फिर है कि निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो निसार नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने स्टार्ट किया था। फिर है कि 1616 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो खुर्रम ने जहांगीर को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। फिर नेक्स्ट है कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी वो मलिक अंबर ने स्टार्ट की थी। फिर है कि 1611 में जहांगीर ने किसी से विवाह किया था, तो नूरजहां यानी कि उनका दूसरा नाम था मेहरुनिसा ने स्टार्ट की थी। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नूरजहां बहुत ही सुंदर थी और वो एक विधवा भी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। फिर है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में आए थे। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आपके जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आए थे। फिर आगे है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी गई थी। आगे है नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल आपका जहांगीर को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के तात्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था, तो सर टॉमस रो, जो कि 1615 में भेजा गया था। तो सर टॉमस रो कब आए थे, तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। फिर है कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो मंसूर थे। फिर आगे है कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल आपका बेहजाद को कहते हैं। फिर कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने लगवाया था, तो शालीमार बाग जो था वो आपका जहांगीर ने लगवाया था। फिर है कि मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो वो भी आपके जहांगीर थे। फिर है कि जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझक ए जहांगीरी लिखी थी, तो फारसी भाषा में लिखी थी। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुझक ए जहांगीरी किसने लिखी थी, तो वो आपकी जहांगीर ने लिखी थी, और किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। नेक्स्ट है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर जाने जाते हैं। फिर है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदरा में स्थित है। फिर है कि मनसबदारी प्रथा में 2 स्पा और सिंह स्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की थी, तो 2 स्पा और सिंह स्पा जहांगीर ने स्टार्ट
की थी। फिर है कि जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बनाया था? तो महावत खां, जो कि 1626 में जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया था। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां उसका उत्तराधिकारी बना था। फिर है कि किस मुगल शासक द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो सिजदा प्रथा को शाहजहां के द्वारा प्रथा वो क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था। फिर है कि शाहजहां की शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी क्या कहते हैं वो मुगल काल में यूरोपीय अधिकारी भारत में आया था। फिर है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी आपके शाहजहां ने करवाया था। और मुमताज महल की याद में क्या कहते हैं जो ताजमहल बनवाया गया है वो भी आपका शाहजहां ने ही बनवाया था। फिर है कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में स्टार्ट हुआ था। फिर है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वो भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो वो शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार के स्वरूप दिया था। फिर आगे है कि शाहजहां तक तख्त ए तावा यानी कि मयूर सिंहासन 1739 में कौन ले गया था? तो आपका नादिर शाह मयूर सिंहासन को चोरी कर ले गया था या छुड़ा कर क्या कहते हैं वो चुरा कर ले गया था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो निर्माताओं का राजकुमार आपका शाहजहां को कहा जाता है। और किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो जो आना सिक्के का जो प्रचलन हुआ था वो भी आपका शाहजहां ने ही करवाया था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है कि शाहजहां के जीवन पर आधारित पादशाहनामा किसने लिखी थी? तो पादशाहनामा की जो रचना थी वो आपकी अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। फिर है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो आपके शाहजहां थे जिनके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर है कि शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था। फिर है कि 25 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो घरमट का युद्ध हुआ था। आपसे पूछ लेता है कि घरमट का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। फिर है कि समूहगढ़ का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो जो समूहगढ़ का जो युद्ध था वो भी आपका दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था 1658 में। फिर है कि दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो उत्तराधिकारी का इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो अंतिम युद्ध था देवरिया का युद्ध। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि किस युद्ध के पश्चात दारा शिकोह को बंदी बनाकर इस्लाम की अवहेलना करवाई गई थी? तो वो भी आपका देवरिया का ही युद्ध था। नेक्स्ट है कि शाहजहां को किसने आगरा के किले में बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को आगरा के किले में ही बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है कि शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? तो 1638 में। फिर है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में आगरा के किले में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर है कि शाहजहां को 1658 में बंदी बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन था? तो औरंगजेब था। फिर आगे है कि मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो वो दक्षिण का सूबेदार था। आगे है कि औरंगजेब इस्लाम धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो सुन्नी शाखा का अनुयायी था। कौन? औरंगजेब। फिर है कि किस मुगल शासक को जिन्ना पीर कहा जाता है? तो वो औरंगजेब को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है कि औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के किस गुरु की हत्या कर दी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की मृत्यु कर दी थी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को धारण नहीं किया था। और कब? तो 1657 में। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। फिर है कि नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो वो भी आपका औरंगजेब ने लगाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो भी आपका औरंगजेब था, जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। फिर है कि किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो भी आपके औरंगजेब की
सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। फिर है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? तो औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था 1665 में। फिर है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। फिर है कि किस मुगल सम्राट को साहेब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है? तो वो है बहादुर शाह प्रथम। फिर है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो वो था आपका जहांदार शाह। फिर है कि मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? तो वो फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है। फिर है कि अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का शाही फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया था? तो वो भी आपका फर्रुखसियार ने ही दिया था। फिर है कि किस सिख नेता बहादुर शाह की हत्या किसने करवाई थी? तो सिख नेता बहादुर शाह की हत्या फर्रुखसियार ने कराई थी। और फर्रुखसियार आपके कौन थे? तो वो घृणित कायर शासक था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा गया था? तो जो मोहम्मद शाह थे उन्हें रंगीला बादशाह भी कहा गया था। फिर नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक आपका मोहम्मद शाह था। फिर है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1724 में। उस टाइम पे किसका शासक था? तो मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था। फिर है कि किसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार का दीवानी अधिकार दिया था? तो वो आपके शाह आलम द्वितीय थे, जिन्होंने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार दीवानी अधिकार में दे दिया था। फिर है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। फिर है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में बर्मों के रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह से संबंधित जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो शिवाजी थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर है कि उनका राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में 1674 में हुआ था। फिर उनके है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। फिर है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। फिर है कि शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से कब राज सिंहासन पर बैठे थे? तो वो 1664 में शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से राज सिंहासन पर बैठे थे। फिर है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस मराठा शासक के काल में थे? तो वो भी आपके शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान क्या कहते हैं दिग्गज शासक के मंत्री परिषद उनके शासनकाल में थे। फिर है कि औरंगजेब ने धोखे से किस मराठा शासक को बंदी बनाकर जयपुर भवन में रखा था? तो वो भी आपके शिवाजी थे, जिन्हें औरंगजेब ने धोखे से बंदी बनाया था 1666 में। फिर है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होते थे? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। फिर है कि चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस मराठा शासक ने लगाए थे? तो ये शिवाजी ने लगाए थे। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को किस मराठा शासक ने शरण दी थी? तो संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को क्या कहते हैं शरण दी थी। फिर है कि मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। फिर है कि किस मराठा शासक ने उत्तराधिकार के खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था? तो ताराबाई को साहू ने 1707 में पराजित किया था। फिर है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। फिर है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। फिर है कि दिल्ली का आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। और ये भी काफ़ी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के मध्य हुआ था 1728 में। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे है कि किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालमेट द्वितीय एवं बेसन के द्वीपों को छीना था? तो वो आपके बाजीराव प्रथम थे। फिर है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला और दूसरा और तीसरा तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का पेशवा कौन था?
तो बालाजी बाजीराव जो थे वो मराठाओं के पेशवा थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? तो जो अंग्रेजों की जो सहायक संधि को स्वीकार किया था तो वो बाजीराव द्वितीय ने क्या कहते हैं स्वीकार किया था। फिर है कि किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। और ये कब हुआ था? तो 1816 से 1818 तक ये तृतीय आंग्ल युद्ध चला था। फिर है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो और कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो ये सालवाई संधि के साथ समाप्त हो गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो देवगांव की जो संधि थी उससे क्या कहते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1803 से 1805 तक चला था। फिर है कि मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है गाइस, तो ये आपके मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 500 थे वो हमने आपको पूरी मैराथन में कंप्लीट करा दिए हैं। और ऐसे ही हम आपको अलग अलग सब्जेक्टों की मैराथन क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और ऐसे ही अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।